Hello, good morning, students. Today we will discuss about chapter 8 Civilizing the Native Educa- Educating the Nation। तो ये जो चैप्टर होता है चैप्टर 8 हमारी हिस्ट्री का, इसकी हमने जो वीडियो बनाई है, फर्स्ट पार्ट जो बनाया है उसके अंदर हमने इसको डिस्कस किया है कि पुराने टाइम में क्या था कि अंग्रेजों से हर कोई परेशान था, नवाब, पीजेंट, ट्राइबल ग्रुप्स। और इस चैप्टर के अंदर हम क्या समझेंगे, हम कॉम्प्लिकेशन को समझेंगे जो कि स्टूडेंट्स के साथ होती है। तो अंग्रेज जो थे उन्होंने एजुकेशन के लिए कुछ किया था इंडिया के अंदर, तो ये चैप्टर जो होता है उसी पर बेस्ड होता है। तो ये हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर लिया था। अब हम अपनी जो सेकंड वीडियो होगी वो आगे की चैप्टर का जो आगे का पार्ट होता है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ए सिंगल सेल्फ ऑफ ए गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। क्या था कि जो मैकोले था, मैकोले इंडियन लैंग्वेज के फेवर में नहीं होता था। वो कहता था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन होती है क्यों ना हम इंडियंस को वो सिखाएं। वो कहता था कि हमें संस्कृत सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। वो कहता था कि हम इंडियन को अपनी लैंग्वेज सिखाएंगे, अपना कल्चर सिखाएंगे। तो इस तरह से जो मैकोले होता है वो इसके अगेंस्ट में होता है। तो मैकोले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे सारे जो देसी साहित्य के बराबर होता है। कि वो अपनी जो यूरोपियन एजुकेशन होती थी उसको इंडियन एजुकेशन से ऊपर मानते थे, मैकोले जो थे। He urged that the British government in India stop wasting public money in promoting Oriental learning, for it was of no practical use। वो ये भी कहता था कि भारत में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो इस ओरिएंटल लर्निंग जो होती है इसके ऊपर सरकारी पैसा बर्बाद उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें उसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला होता है। तो मैकोले जो होता है वो किसके फेवर में था, वो वेस्टर्न एजुकेशन के फेवर में होता है। विद ग्रेट एनर्जी एंड पैशन मैकोले एम्फसाइज द नीड टू teach the English language. He felt that knowledge of English would allow Indians to read some of the finest literature the world has produced. It would make them aware of science and philosophy. Teaching of English could thus be a way of civilizing people, changing their taste, values and cultures. तो आगे जो मैकोले होता है वो और क्या कहता है कि मैकोले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की ज़रूरत पर उन्होंने जोर दिया। उनका मानना था कि जो इंग्लिश ज्ञान होता है उससे भारतीयों को दुनिया की जो श्रेष्ठतम साहित्य जो बुक्स होती हैं, जो सबसे ऊपर की जो बुक्स होती हैं लिटरेचर की, वो उनको पढ़ने का मौका मिलेगा यदि वो वेस्टर्न लैंग्वेज सीख लेते हैं। यहाँ के लोग जो थे वो वेस्टर्न साइंस और फिलॉसफी के फील्ड में हुए जो डेवलपमेंट थे उनसे वो परिचित हो पाएंगे। तो इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी जो रुचियाँ होती हैं, उनके जो वैल्यूज़ होते हैं, उनके जो कल्चर्स होते हैं उसको बदलने का रास्ता हो सकता है। तो मैकोले जो था इस सोच के साथ जो वेस्टर्न लैंग्वेज होती है उसको बढ़ावा दे रहा था इंडिया के अंदर। Following Macaulay's minute, the English Education Act of 1835 was introduced. The decision was to make English the medium of instruction for higher education and to stop the promotion of Oriental institutions like the Calcutta, Madras, and Banaras Sanskrit College. These institutions were seen as temples of darkness that were falling of themselves into decay. English textbook now begin to be produced for schools। क्या था कि जो मैकोले था, मैकोले के मिनट के बेस पर 1835 का जो उनका इंग्लिश एजुकेशन एक्ट होता है उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और उसमें ये डिसीजन भी लिया गया कि अंग्रेजी को हायर एजुकेशन का मीडियम बनाया जाए और कलकत्ता, मदरसे था, बनारस के जो संस्कृत कॉलेज होते हैं इनमें जो ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको प्रोत्साहन ना दिया जाए, उनको आगे ना बढ़ाया जाए। इन इंस्टीट्यूशन को अपने आप में एक अंधकार की तरह उनको दिखाई देता कि अंधकार के जो मंदिर होते हैं उनकी उन्होंने संज्ञा
दिए। अब स्कूलों के लिए भी जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक होती है वो छपने लगी। तो इस तरह से जो मैकॉले होता है उसकी सोच होती थी कि वो वेस्टर्न लैंग्वेज को प्रेफरेंस करते थे। नेक्स्ट पॉइंट इज एजुकेशन फॉर कॉमर्स, कि एजुकेशन जो होती है वो कॉमर्स के लिए कैसे यूज की गई थी। इन 1854 द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंदन सेट एन एजुकेशनल डिस्पैच टू द गवर्नर जनरल इन इंडिया issued by Charles Wood, the president of the board of control of the company. It has come to be known as Wood's Dispatch. तो वुड डिस्पैच के नाम से जाना गया क्योंकि जो कंपनी का जो डायरेक्टर होता था, प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था कंपनी का, उसके नाम पर उसको वुड डिस्पैच नाम दिया गया कि 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जो भारतीय गवर्नर जनरल को एजुकेशन के विषय में एक नोट भेजा जिसको चार्ल्स वुड के नाम से जारी किया। इस संदेश को वुड डिस्पैच के नाम से भी जाना जाता है। Outlining the educational policy that was to be followed in India, it emphasized once again the practical benefits of a system of European learning as opposed to Oriental knowledge. क्या था कि जो ये जो दस्तावेज थे, मतलब ये जो उनकी जो कागज होते थे, उनके जो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी पेपर आए थे, एजुकेशन जो पॉलिसी होती है इंडिया के अंदर जब आती है तो उसमें क्या होता है कि जो रूपरेखा होती है उसको स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया कि जो ओरिएंटल नॉलेज होती है उसके स्थान पर जो वेस्टर्न एजुकेशन होती है उसको अपनाने से कितने लाभ होंगे या उनको कितना फ़ायदा होता है। तो ये बातें बार बार दोहराई जा रही थी। वन ऑफ द प्रैक्टिकल यूजेस द डिस्पैच पॉइंटेड टू वाज इकोनॉमिक। यूरोपियन लर्निंग इट सेड would enable Indians to recognize the advantage that flow from the expansion of trade and commerce and make them see the importance of development the resources of the country. Introducing them to European ways of life would change their tastes and desire and create a demand for British goods. For Indians would begin to appreciate and buy things that were produced in Europe. वन ऑफ द प्रैक्टिकल यूजेस, यहाँ पर इस दस्तावेज के अंदर क्या था कि पॉइंट टू बी एंड वाज इकोनॉमिक यूरोपियन लर्निंग, कि यूरोपियन लर्निंग का एक व्यवहारिक जो लाभ होता है वो क्या था, कॉमर्शियल के लिए उसको यूज किया जा रहा था, इकोनॉमिक के लिए। यूरोपीय एजुकेशन के थ्रू भारतीयों को व्यापार और जो वाणिज्य होता है, जो कॉमर्स के लिए यूज किया था, उससे होने वाले जो लाभ थे उनको समझने और देश में उन जो संसाधन होते हैं, रिसोर्सेज जो भी थे, उनके विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। तो ऐसा माना जाता था कि जो यूरोपियन लैंग्वेज होती है ये इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने का काम करेगी। यदि उन्हें यूरोपियन जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी जो रुचियाँ होती है, उनके जो टेस्ट होते हैं, उनकी जो डिज़ायर्स होती हैं, इच्छाएं जो होती हैं, उनमें भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश चीज़ों की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाना और ख़रीदना शुरू कर देंगे। यदि धीरे धीरे वो वेस्टर्न लैंग्वेज सीखेंगे और वेस्टर्न कल्चर को जानेंगे तो वो उनकी तरह ही बिहेव करने लगेंगे, उनकी तरह ही रहने लगेंगे। तो इस तरह से अंग्रेज़ जो थे एजुकेशन के अंदर भी अपना फ़ायदा देख रहे थे। नेक्स्ट होता है वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच ऑल्सो आर्ग्यू दैट यूरोपियन लर्निंग would improve the moral character of Indians. It would make them truthful and honest and thus supply the company with civil servants who could be trusted and depended upon. The literature of the East was not only full of grave errors, it could also not instill in people a sense of duty and a commitment to work
nor could it develop the skills required for administration। कि वुड डिस्पैच जो था उसकी क्या नीति थी, उसमें यह तर्क दिया गया था, उसके अंदर ये बताया गया था कि जो यूरोपियन एजुकेशन होती है उससे भारतीयों के जो मॉरल करेक्टर होते हैं उनको उत्थान होगा, मतलब मॉरल करेक्टर जो होता है वो बढ़ेगा, इम्प्रूव होगा, और इससे वे ज़्यादा ट्रूथफुल और ऑनेस्ट बनेंगे। और इससे क्या होगा, कंपनी के पास जो ट्रूथफुल कर्मचारी होते हैं, जो भरोसेमंद कर्मचारी थे, जो सर्वेंट होते हैं, ट्रस्टेड सर्वेंट जो होते हैं, उनकी कमी नहीं रहेगी। तो जो वुड डिस्पैच जो था उनके कागज़ के अनुसार क्या था कि पूरब का जो साहित्य होता है, जो ईस्ट का जो लिटरेचर होता है, न केवल नॉट ओनली फुल ऑफ ग्रेव इरर्स, न केवल भयानक गलतियों से भरा हुआ था, इट कुड ऑल्सो नॉट इंस्टिल इन पीपल, बल्कि यह लोगों में न तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है, और न ही जो शासन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसके लिए आवश्यक स्किल जो होती है पैदा कर सकता है। तो ये सारी जो तर्क थे ये वुड डिस्पैच की जो नीति होती है उसके आधार पर किए गए थे। फॉलोइंग द 1854 several measures were introduced by British education departments of the government were set up to extend control over all matters regarding education. Steps were taken to establish a system of university education. In 1857, while the Sepoy rose in revolt in Meerut and Delhi, universities were being established in Calcutta, Madras, and Bombay. Attempts were also made to bring about change within the system of school एजुकेशन। कि 1854 का जो वुड डिस्पैच होता है, जो डिस्पैच होता है, उसके बाद अंग्रेज़ों ने कई अहम स्टेप्स उठाए। जो गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट्स होते थे उनका गठन किया गया ताकि एजुकेशन संबंधी सभी जो मामले होते हैं उन पर गवर्नमेंट का कंट्रोल ये हो सके। और जो कॉलेज होते थे, जो यूनिवर्सिटीज़ होती थी, वो भी एजुकेशन की अरेंजमेंट विकसित करने के लिए भी कदम उठाए। मतलब जो यूनिवर्सिटीज़ होती थी उनमें भी जो वेस्टर्न एजुकेशन होती है उसको बढ़ावा दिया गया। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में जो सिपोही होता है, जब उन्होंने रिवॉल्यूशन किया, तो उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे की जो यूनिवर्सिटीज़ होती है, जो कॉलेज होते हैं, उनकी स्थापना की जा रही थी। जो स्कूली शिक्षा प्रणाली में चेंज के प्रयास भी किए गए कि उनके अंदर भी कुछ चेंजमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट होता है, ये देखिए आप यहाँ पर जो 19th सेंचुरी के अंदर जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी होती है उसको आप देख सकते हैं वो किस टाइप की होती थी। यहाँ पर उसकी पिक्चर बनी हुई होती है, ये देखिए। नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा द डिमांड फॉर मॉरल एजुकेशन। जो डिमांड होती है मॉरल एजुकेशन की उसके बारे में बताया गया। द अरेंजमेंट फॉर प्रैक्टिकल एजुकेशन वाज स्ट्रॉन्ग क्रिटिसाइज। अब यहाँ पर ये जो पिक्चर दी हुई होती है ये स्कॉटलैंड के एक ईसाई प्रचारक विलियम कैरे की होती है, जिसने सोरामपुर मिशन की स्थापना में मदद की थी। तो उनके बारे में यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई कि उन्होंने जो मॉरल एजुकेशन होता है उसकी मांग की कि एजुकेशन के साथ साथ जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको मॉरल एजुकेशन भी दी जाए। 19th सेंचुरी के अंदर क्या होता है, स्ट्रांगली क्रिटिसाइज बाय क्रिश्चियन मिशनरीज इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी। द मिशनरीज फेल्ट दैट education should attempt to improve the moral character of the people and morality could be improved only through Christian education। और ये जो moral education होती है ये केवल किसके जरिए संभव है, ये जो क्रिश्चियन एजुकेशन होती है उसी से ही दी जा सकती है। Until 1813 the East India Company was opposed to missionary activities in India. It feared that missionary activities would provoke reaction amongst the local population and make them auspicious of British presence in India. Unable to establish an institution within British control territories,
The missionaries set up a mission at Sarampore in an area under the control of the Danish East India Company. A printing press was set up in 1800 and a college established in 1818. तो यहाँ पर 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी भारत में, उसकी जो प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। कंपनी को ये डर था कि ये जो मिशनरीज होती हैं ये क्या करेंगी, ये जो आम जनता होती है इससे जो आम जनता के बीच में एक असंतोष पैदा होगा और लोग जो थे वो भारत में जो अंग्रेजी की उपस्थिति को शक की नज़र से देखने लगेंगे। ब्रिटिश कंट्रोल वाले जो टेरिटरीज होती है, भूभाग होते हैं, उनमें अपनी संस्थाएं न खोल पाने की वजह से इसके जो प्रचारक थे उन्होंने सोरामपुर में अपना मिशन खोला। यह इलाका जो था ये डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आता था। 1800 ईयर्स के अंदर एक प्रिंटिंग प्रेस खोली गई और 1818 में एक कॉलेज खोला गया। तो इस तरह से एजुकेशन से रिलेटेड जो मिशनरीज होती हैं वो खोली गई। यहाँ पर आप कलकत्ता के पास जो हुगली रिवर होती है उसके तट पर स्थित जो सोरामपुर कॉलेज होता है उसको आप देख सकते हैं। ये देखिए, यू कैन लुक द पिक्चर ऑफ सोरामपुर कॉलेज। नेक्स्ट होता है हमारा व्हाट हैपन टू लोकल स्कूल्स। अब अगर एजुकेशन में अगर वेस्टर्न अगर एजुकेशन इंडिया के अंदर आती है तो फिर उस टाइम जो हमारी जो लोकल स्कूल्स होते थे उनका क्या हुआ, तो हम उसके बारे में देखते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ हाउ चिल्ड्रन वर टॉट इन pre-British times? Have you ever wondered whether they went to schools, and if there were schools, what happened to these under British rule? यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस होते हैं। क्या आपको कुछ आइडिया है कि अंग्रेज़ों से पहले यहाँ जो चिल्ड्रन थे वो किस तरह पढ़ाया जाता था उनको? क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं, और अगर स्कूल थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ? तो ये यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो उभर कर आते हैं जब वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया के अंदर शुरू की गई थी तब। द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम। इन द 1830 विलियम एडम, ए स्कॉटिश missionary, turned the districts of Bengal and Bihar. He had been asked by the company to report on the progress of education in vernacular schools. The report Adam produced is interesting. 1830 के का जो दशक होता है उसमें स्कॉटलैंड से आए ईसाई मिशनरीज के जो प्रचारक होते थे, विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के ज़िलों का दौरा किया। बंगाल और बिहार की जो डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं उनका दौरा किया उन्होंने। तो कंपनी ने उन्हें जो देसी स्कूल थे, जो इंडियन स्कूल थे, उनमें शिक्षा की जो रिपोर्ट होती है तैयार करने का जिम्मा सौंपा। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती थी, वो दिलचस्प थी। देखते हैं एडम ने क्या रिपोर्ट तैयार की। Adam found that there were over 1 lakhs पाठशालाज in Bengal and बिहार। तो यहाँ पर इंडिया के अंदर जो स्कूल होते थे जहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ते थे उनको पाठशालाएं बोला जाता था। स्कूल नाम जो होता है ये अंग्रेज़ों का दिया हुआ होता है, पहले इनको पाठशालाएं बोला जाता था। तो एडम ने क्या पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं, 1 लाख से ज़्यादा स्कूल हैं। These were small institutions with no more than 20 students each, but the total number of children being taught in these pathshalas were considerable, over 20 lakhs. These institutions were set up by wealthy people or the local community. At times they were started by a teacher, जिसको गुरु बोला जाता था। कि एडम ने पाया कि 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पर पाठशालाएं और ये बहुत छोटे छोटे सेंटर्स थे इनके जिनमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में जो पढ़ने वाले बच्चे होते थे उनकी जो कुल संख्या होती थी वह काफ़ी बड़ी होती थी, यानी 20 लाख से भी ज़्यादा थी। ये जो पाठशालाएं होती है ये पैसे वाले लोगों की होती थी, उनके बच्चे पढ़ते थे। कई पाठशालाएं तो स्वयं जो गुरु होते थे उनके द्वारा ही स्टार्ट की गई थी।
तो इस तरह से पाठशालाओं की सिचुएशन होती है। द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज फ्लेक्सिबल। Few things that you associate with schools today were present in Pathshalas at the time. There were no fixed fee, no printing books, no separate school building, no benches or chairs, no blackboards, no system of separate classes, no roll call registers, no annual examinations, and no regular timetable. In some places, classes were held under a banyan tree. In other places, in the corner of a village shop of temple or at the guru's home. Fee depended on the income of parents. The rich had to pay more than the poor. Teaching was oral, and Guru decided what to teach. In accordance with the needs of the students, students were not separated out into different classes. All of them sat together in one place. The Guru interacted separately with group of children with different of students लेवल्स ऑफ लर्निंग। तो इस तरह से शिक्षा का जो तरीका था वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल था। आज आप जिन चीज़ों की स्कूल में उम्मीद करते हैं, जिन चीज़ों को आप देखते हो, उनमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशाला में मौजूद थी। बच्चों की फीस जो थी वो फिक्स नहीं थी। जो टेक्स्ट बुक होती थी वो प्रिंटेड नहीं होती थी। पाठशालाओं की जो बिल्डिंग होती थी वो अलग से नहीं बनाई जाती थी। बेंच और कुर्सियाँ नहीं होती थी। ब्लैक बोर्ड भी नहीं होते थे। अलग से क्लासेस नहीं ली जाती थी। बच्चों की जो हाजिरी लेने का कोई वहाँ पर इंतज़ाम नहीं होता था। सालाना इम्तिहान में नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। कोई टाइम टेबल नहीं होता था। कुछ पाठशालाएं जो होती थी वो बैनियन ट्री जो होते थे उनकी नीचे लग चलती थी, तो कई गांव की किसी दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की जो फीस होती थी उनके जो पेरेंट्स होते थे उनकी जो इनकम होती थी उस पर तय होती थी। अमीरों को ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते थे और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा जो थी वो ओरल होती थी और क्या पढ़ाना है यह बात विद्यार्थी की ज़रूरतों को देखते हुए गुरु ही तय करते थे कि बच्चों को क्या पढ़ाना है। विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बिठाया जाता था, स्टूडेंट्स को, और सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। अलग अलग लेवल के जो स्टूडेंट्स होते थे उनके साथ गुरु अलग से बात कर लेते। तो इस तरह से जो एडम ने रिपोर्ट तैयार की थी उस समय की पाठशालाओं की, वो ये कहती है, एडम डिस्कवर्ड दैट दिस फ्लेक्सिबल सिस्टम वाज सूटेड टू लोकल नीड्स। फॉर इंस्टांस classes were not held during harvest time when rural children often work in the fields. The Pathshala started once again when the crops had been cut and stored. This meant that even children of peasant families could study. एडम ने ये भी पाया कि ये जो फ्लेक्सिबल सिस्टम था ये सूटेड था टू लोकल नीड्स, कि उस समय की जो आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि फसलों की कटाई के समय कक्षाएं जो थी वो बंद हो जाती थी, क्योंकि उस समय गांव के जो बच्चे होते थे प्राय अपने फील्ड में जाते थे काम करने के लिए। जब एक बार खेतों की कटाई हो जाती थी और अनाज निकल जाते थे तो उसके बाद पाठशालाएं दोबारा शुरू हो जाती थी, और इसका रिजल्ट क्या निकलता था कि जो नॉर्मल बच्चे, काश्तकारों के जो बच्चे थे वो भी पढ़ाई कर सकते थे, पीजेंट फैमिली के जो बच्चे थे वो भी पढ़ाई कर सकते थे। तो इस तरह से जो एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की, उन्होंने उस समय की जो पाठशालाएं होती है उसके सिचुएशन के बारे में बताया। नेक्स्ट इज न्यू रूटीन्स न्यू रूल्स। अब जब इंडिया के अंदर वेस्टर्न एजुकेशन अगर आने लग गई थी तो उसके जो रूल्स थे वो भी बदल गए। पाठशालाओं के जो रूल्स थे और उनकी जो रूटीन्स थी। अप टू द मिड 19th century the company was concerned primarily with higher education, so it allowed the local pathshalas to function without much interference. After 1815 the company decided to improve the system of vernacular education. It felt that this could be done by introducing order within the system, imposing routines, establishing rules, ensuring regular inspections. कि 19th सेंचुरी के मिड तक कंपनी का जो ध्यान था मुख्य रूप से हायर एजुकेशन के ऊपर था। इसलिए जो कंपनी ने जो लोकल पाठशालाएं थी उनके कामकाज में कभी ज़्यादा
इंटरफेयर नहीं किया। 1854 के बाद कंपनी ने जो देसी एजुकेशन सिस्टम होता था उसमें सुधार लाने का फैसला लिया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए जो मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही चेंज किए जा सकते हैं। कंपनी एक न्यू रूटीन और न्यू रूल के साथ नियमित निरीक्षण के जरिए जो पाठशालाएं होती थी उनको व्यवस्थित करना चाहती थी। हाउ वाज दिस टू बी डन? इसके लिए क्या किया जा सकता था? तो ये कंपनी के सामने एक सवाल खड़ा होता है। What measures did the company undertake? कंपनी ने क्या कदम उठाए? It appointed a number of government pundits, each in charge of looking after 4 to 5 schools. The task of Pandit was to visit the Pathshalas and try and improve the standard of teaching. Each guru was asked to submit periodic reports and take classes according to a regular timetable. Teaching was now to be based on textbook and learning was to be tested through a system of annual examination. Students were asked to pay a regular fee, attend regular classes, sit on fixed seats, and obey the new rules and discipline. अब कंपनी ने क्या किया कि इनमें से 4 या 5 जो पंडित थे उनको स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंप दिया, उनको टास्क दे दिया। पंडितों का काम पाठशालाओं को दौरा करना था और वहाँ पर जो पढ़ रहे थे, जो अध्यापन से रिलेटेड जो स्थिति थी उनमें सुधार लाना था। प्रत्येक गुरु को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और जो कक्षाएं होती है वो रेगुलर टाइम टेबल के अनुसार लगे, उनको टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाया जाए। पाठ्य पुस्तकों पर आधारित जो सिलेबस होता है वो और विद्यार्थियों की जो प्रोग्रेस होती है उसको मापने के लिए एनुअल एग्ज़ाम की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। स्टूडेंट से कहा गया कि वे नियमित रूप से फीस दें, नियमित रूप से रेगुलर कक्षा में आएँ और जो फिक्स सीट होती है वहाँ पर बैठें और जितने भी जो रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको फॉलो करें। तो इस तरह से पंडितों को इंस्ट्रक्शन दिया गया। पाठशालास which accepted the new rules were supported through government grants. Those who were unwilling to work within the new systems received no government support. Over time, Guru, who wanted to retain the independence, found it difficult to compete with government-aided and regulated पाठशाला. The new rules and routines had another consequence. कि जो नए नियम पर चलने वाली पाठशालाओं को गवर्नमेंट से कुछ पैसे भी मिलने लगे। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के लिए काम करने को तैयार नहीं थी उन्हें कोई गवर्नमेंट हेल्प नहीं दी जाती थी। जिन गुरुओं ने सरकारी इंस्ट्रक्शंस का पालन करने की बजाय अपने आप स्कूल चलाने की बात को रखा तो उन्हें जो गवर्नमेंट हेल्प होती है वो प्राप्त नहीं होती थी। उनको नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने वो कमज़ोर पड़ने लगे। तो इस तरह से ये इन नए नियमों और दिनचर्या का एक और भी नतीजा हुआ। वो क्या था? In the earlier system, children from poor peasant families had been able to go to Pathshalas since the timetable was flexible. The discipline of new system demand regular attendance even during harvest time when children of poor families had to work in fields. Inabilities to attend schools came to be seen as indiscipline, as evidence of the lack of desire to learn. क्या था कि ये जो व्यवस्था होती है, पहले वाली व्यवस्था में क्या था, गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे क्योंकि शालाओं की जो टाइम टेबल होता था वो काफ़ी फ्लेक्सिबल था कि जब हार्वेस्टिंग टाइम होता तो वो लोग जो स्टूडेंट्स होते थे वो स्कूल छोड़ देते थे और जब फसल कट जाती थी एक बार तो उसके बाद वो फिर से स्कूल ज्वाइन कर लेते थे। तो इससे जो गरीब बच्चे थे उनके लिए समस्याएं पैदा हो गई। जो न्यू व्यवस्था होती थी, न्यू अरेंजमेंट जो होता था उसने अनुशासन की मांग की, उसने डिसिप्लिन की मांग की कि बच्चे रेगुलर रूप से स्कूल आएँ। अब कटाई के मौसम में भी बच्चों को स्कूल में आना ज़रूरी था, जबकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेतों में काम करने जाया करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता था तो इसे क्या माना जाता था?
अनुशासनहीनता माना जाता, इनडिसिप्लिन माना जाता था उसको, यानी बच्चा पढ़ना लिखना नहीं चाहता। तो ये एडम की जो रिपोर्ट होती है उसके बाद जो सरकारी पाठशालाएं होती है उनके हालात को बताया गया।